हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 का एनसीईआरटी जियोग्राफी अध्याय 4 मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए जो ग्लोब होता है ये बड़े भूभाग के लिए तो अध्ययन करना आसान होता है, लेकिन अगर हम कहीं छोटे वाले भाग को अगर उसका अध्ययन करना चाहें तो ये हमारे लिए दिक्कत का काम बन जाता है, क्योंकि ग्लोब जो होता है ये बड़े के लिए होता है, पूरे पृथ्वी के लिए होता है। और मानचित्र की बात करें तो ये कुछ गांव हो गया, शहर हो गया, कस्बा हो गया, जिला हो गया, इन सब के बारे में अध्ययन करना ज़्यादा सटीक रहता है, ज़्यादा अच्छा होता है। पृथ्वी की सतह, जो पृथ्वी की सतह है, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। देखिए जो मानचित्र होता है ये पृथ्वी की एक सतह से चपटा करके खींचा जाता है, और लेकिन एक ग्लोब को चपटा करके रेखा खींचना काफ़ी मुश्किल काम होता है। और मानचित्र हमारी मुश्किल से बात असंभव भी होता है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। देखिए जो मानचित्र होता है ये छोटे क्षेत्रों को एवं कुछ तथ्यों को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाता है। और एक मानचित्र एक किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं और एक बड़ी किताब की तरह भी हो सकते हैं। मानचित्र एक बड़ा भी होता है और एक बड़े किताब की तथ्य की तरह भी हो सकता है, जिसमें बहुत सारे मानचित्र का एक साथ रख दिया जाता है। तब उसको क्या कहेंगे? एटलस। और एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने द्वारा खींची गई मापों पर आधारित होता है। और मानचित्र को क्या होता है, एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। जो मानचित्र से हमें जानकारी मिलती है वो ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा मिलती है। और मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया। ठीक है, जो मानचित्र होते हैं ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन ग्लोब सिर्फ एक ही प्रकार का होता है ना। ग्लोब मतलब इसके कम क्वालिटी होती है, लेकिन मानचित्र जो होता है इसका विभिन्न प्रकार होते हैं। ठीक है, जो पहला भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच कहा जाता है। जो पर्वत, पठार, मैदान, नदी होता है, महासागर होता है, इसको क्या कहेंगे? इस मानचित्र को भौतिक या उच्चावच। ठीक है, जो राजनीतिक मानचित्र होता है इसको क्या कहेंगे? जैसे राज्य हो गया, नगर हो गया, शहर हो गया, गाँव हो गया, इसको क्या कहेंगे? राजनीतिक मानचित्र। जो किसी राज्य की सीमा और राज्य तथा उसका सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र होता है। और थीमेटिक मानचित्र में देखते हैं, कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। थीम के आधार पर मानचित्र में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसको सड़क मानचित्र, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि होते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र। जैसे सड़क मानचित्र हो गया, आपका वर्षा मानचित्र, वन हो गया, उद्योग हो गया, इन सबको दर्शाने के लिए जो मानचित्र होता है उसको क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, अब तक हम लोग 3 प्रकार के मानचित्र के बारे में पढ़ चुके ना। पहला भौतिक, दूसरा राजनीतिक, अब तीसरा देखें थीमेटिक। ठीक है, थीमेटिक। और इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। देखिए इस पर जो सूचना होता है तो उचित नामांकन भी उसमें दिया होता है। जैसे दूरी हो गया, दिशा हो गया, प्रतीक हो गया,
इसमें क्या होता है, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, तो दूरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। ठीक है, यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। ठीक है, अगर हम छोटे पैमाने की बात करें तो इसको हम लोग मानचित्र में अच्छी तरह से खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। जो छोटा आकार होता है उसको इतनी सावधानी से खींची जाता है जो मतलब जिस चीज़ को, जिस जगह को दर्शाना चाहते हैं वो सही माप पर आ जाए। जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो तो इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। तो क्या है, 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। देखिए, अगर हमारे इस घर से हमारे स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है तो हम मानचित्र में कैसे दर्शाएंगे, तो उसको हम आधा कर लेंगे। ठीक है, यानी 5 इधर और 5 इधर, यानी 2 सेंटीमीटर की दूरी से उसको व्यक्त करेंगे। ठीक है, इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये तो बता चुके, इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो हम लोग पैमाना देते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए, मानचित्र के लिए, और किसी स्थानों के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए। ठीक है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। अगर हम किसी बड़े जगह या महाद्वीप हो गया तो उसके लिए कौन सा पैमाने का उपयोग करते हैं, छोटे पैमाने का। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। देखिए, जो 500 किलोमीटर होता है उसको 5 सेंटीमीटर के स्थल के क्या कहते हैं, दूरी के अनुसार दर्शाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, छोटे पैमाने वाला। ठीक है, बड़े आकार को छोटे पैमाने से मापते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। जैसे 500 मीटर की दूरी है तो उसको 5 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, जो 500 मीटर की दूरी हो गया उसको हम लोग 5 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। इस प्रकार के को हम लोग क्या कहेंगे, बड़े पैमाने वाले मानचित्र। जो छोटा जगह है लेकिन बड़े पैमाने पर उसको मापते हैं तो इसको क्या कहेंगे, बड़े पैमाने वाला मानचित्र। ठीक है, इससे हमें अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए, इसमें कुछ एक गांव का मानचित्र है। देखिए, ये पोस्ट ऑफिस है, इधर सामुदायिक केंद्र है, ये पेड़ है, खेल का मैदान हो गया, कुआं हो गया, विद्यालय हो गया, दुकान हो गया, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, इस तरह से लोग का घर बना हुआ है। ठीक है, इधर फूल उद्यान है, तो इसको कैसे दर्शाया गया है, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। ठीक है, इधर 50, 40, 30, 20 और इधर भी फिर 10 से 0, इधर से भी इसी तरह 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से जाएगा। इस तरह से दर्शाया गया है। अब देखते हैं प्रधान दिग्बिंदु। प्रधान दिग्बिंदु होता क्या है, जैसे उत्तर दक्षिण ये प्रधान दिग्बिंदु हो गया, उत्तरी पूर्व इस साइड का उत्तर और इस साइड का उत्तरी पूर्व, और इधर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व हो गया, और इधर तो पूरे दक्षिण। अब इधर दक्षिण पश्चिम, इस साइड वाला भाग दक्षिण हो गया और इस साइड वाला दक्षिण पश्चिम, और फिर इधर पश्चिम हो गया, लेकिन इस साइड वाला भाग उत्तर पश्चिम। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अधिकतर मानचित्रों में अब दिशा के बारे में देखेंगे। देखिए, अधिकतर मानचित्र में उत्तर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, जैसे कि हम लोग बताएं, और इस उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया, वे प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। देखिए, ये 4 दिशा है ना, इसको क्या कहेंगे, प्रधान दिग्बिंदु। ये हो गया आपका प्रधान दिग्बिंदु। और
इसके बीच की दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। देखिए अब हम लोग देखेंगे दिशाओं का पता लगाने के लिए विकास के घर से समुदाय केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। ये देखिए ये एक दिक् सूचक है। इन सब के बारे में हम लोग को दिशा का पता लगाया जा सकता है। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर पर दक्षिण होता है। देखिए इसका जो चुंबक है ना, इसका चुंबक है ये हमेशा उत्तर दक्षिण में ही होता है, क्योंकि ये चुंबक की शक्ति है ना, ये हमेशा चुंबक की शक्ति उत्तर दक्षिण में ही रहता है। प्रतीक में देखते क्या है आज, ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार एवं विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुल, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी दिशाओं के बारे में पूछ सकते हैं, तब आप चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इसको क्या कहेंगे? रूढ़। इसको क्या कहेंगे? ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है, देखिए आप तो सभी जगह को, सभी चीज़ को आप मानचित्र में तो नहीं दर्शा सकते हैं, इसलिए इसको एक प्रतीक के माध्यम से दर्शाया जाता है। अब प्रतीक के माध्यम से दर्शाने के बाद इसमें क्या फ़ायदा होता है? इससे कि अगर कहीं के लोग दूसरे देश के भाषा को नहीं समझ पाते तो वो प्रतीक को पहचान लेंगे। जैसे यहाँ पर रेलवे लाइन का प्रतीक दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर रेलवे लाइन का प्रतीक दिया हुआ है, तो ये प्रतीक सभी जगह सभी देश पर एक समान ही होगा, कहीं अलग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये जो है बड़ी लाइन है, ये वाला मीटर लाइन हो गया, ये रेलवे स्टेशन हो गया। ठीक है, ये जो आपका हो गया ये पक्की सड़क हो गया, ये कच्ची सड़क हो गया, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया, और ये राज्य और ये जिला का। जैसे यहाँ पर तालाब है, ये कुआं का हो गया, ये नहर का हो गया, ये पुल का ये आपका नदी का हो गया, ये कुआं का हो गया, ये तालाब का हो गया, ये नहर का हो गया, ये पुल का हो गया। और जैसे ये इस तरह का बना रहेगा तो मंदिर है, ये गिरजाघर है, और ये मस्जिद हो गया, और ये आपका छतरी हो गया। जैसे पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर पोस्ट एवं टेलीग्राफ हो गया, ये क्या हो गया? पुलिस स्टेशन, और इस तरह से आगे बना हुआ है। देखिए बस्ती हो गया, ये आपका बस्ती हो गया, और इधर कब्रिस्तान, ये पेड़ हो गया, ये घास हो गया। इस तरह से प्रतीक के माध्यम से जल्दी लोग समझ पाते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पर मानचित्र में दर्शाया गया, ये सबका बस्ती हो गया, इधर पेड़ पौधा हो गया, ये गिरजाघर हो गया ना, और इधर आपका रेलवे स्टेशन। ठीक है, ऐसा हम लोग जैसे देखे थे मानचित्र में। सॉरी, ये गिरजाघर नहीं है, ये मस्जिद हो गया ना, हम लोग मस्जिद देखे थे इसको। गिरजाघर तो ये वाला है, इस साइड में। ये विद्यालय है, ये मंदिर हो गया आपका, ये पुलिस स्टेशन हो गया, ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस हो गया। इस तरह से बना हुआ है ना। अब देखो इसको मानचित्र में, ये सुंदरपुर गांव का एक आसपास का क्षेत्र है, उसका मानचित्र है। 1 किलोमीटर हो गया, इधर भी किलोमीटर। ठीक है, यहाँ 0 से शुरू होती है, इधर से 0 आगे बढ़ती है, इधर से, और इसका इधर से। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए होता है। देखिए फ्रेंड, जो कलर होता है ना, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है मानचित्र के बारे में। जैसे कि नीला रंग किस में आता है, तो ये जलाशय के लिए, भूरा रंग पर्वत के लिए, और पीला रंग पठार के लिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, जो नीला रंग होता है ये जल के लिए, और भूरा रंग होता है ये पर्वत के लिए, और पीला रंग हो गया ये पठार के लिए, और जो हरा रंग होता है ना ये मैदान के लिए। इस तरह से मानचित्र में कलर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं रेखाचित्र है क्या। रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। देखिए जो हम लोग ऊपर में पढ़े थे वो एक
निशान होता है, एक पहचान होता है, और उसको मतलब परमानेंट वो होता है। लेकिन जो रेखा चित्र होता है ये कोई आरेखन नहीं है, ये एक आरेखन है। इसको केवल याददाश्त के लिए रखा जाता है। ये स्थानीय परीक्षण पर आधारित है। ठीक है। अगर कभी की बात करें किसी क्षेत्र का कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है तो वहाँ के स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए कि मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इस रेखाचित्र को मानचित्र कहते हैं तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं ना। जैसे कि यहाँ पर एक कोई रेखा दे दिया, ठीक है, ये उसका मित्र का घर है और ये मेरा घर, ये मेरा मित्र का घर है। वह यहाँ पर एक रेखा चित्र दे दिया कुछ टाइम के लिए कि ये मेरा घर है। तब हम यहाँ से उसका घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये कुछ समय के लिए उसका घर का पता बताने के लिए। देखिए अब खाका क्या है। अब खाका के बारे में एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाई जा सकते, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है। जो मानचित्र होता है तो उसमें किसी गाँव, शहर, जिला होता है, उन सब के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन किसी घर के बारे में, किसी रूम के बारे में हमें उसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए उसका एक खाका बनाना पड़ेगा ना, खाका रेखाचित्र बनाना पड़ेगा जिससे हमें अच्छे से समझ में आ सके। इसीलिए खाका का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एक रूम के लिए ना, उसका लंबाई जानना है, उसका चौड़ाई जानना है, उसका ऊंचाई जानना है, तो इसके लिए खाका बनाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुई है और आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।